बोलते हैं कि अंग्रेजी के निबंधकार, अब अंग्रेजी के निबंधकार ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया। अब यहाँ पर दूसरी पद्धति को अपना रहे कौन, अंग्रेजी के निबंधकार है। वो बोलते हैं कि उन्होंने उनके निबंध इन आचार्य कसौटी पर भले ही सिद्ध ना हो पर अंग्रेजी साहित्य में उनका नाम अवश्य है। मतलब जो ऊपर की हमारी जो सामग्री थी, जो बताई कि पहले मानसिक स्थिति होनी चाहिए, आवेग उत्पन्न होने चाहिए, विचार आने चाहिए, पहले रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, ये सब उन्होंने ये सब नहीं अपनाया है। लेकिन फिर भी उनका निबंधकार में उनका नाम है, क्या बोलते हैं कि जो इनके निबंध इन आचार्य कसौटी पर भले ही खरे न सिद्ध हो पर अंग्रेजी साहित्य में उनका नाम अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टिन समझे जाते हैं। इस पद्धति के जो जन्मदाता है वो कौन समझे जाते हैं, मार्टिन समझे जाते हैं। मार्टिन अर्थात उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा। अब यहाँ पर ये दूसरे लेखक की बात, यहाँ पर दूसरे निबंधकार की बात हो रही है कि जो यहाँ पर दूसरे अंग्रेजी के निबंधकार, मतलब जो पहले निबंधकार थे अंग्रेजी के, एसी गार्डनर, उन्होंने बताया कि पहले ये सब रूपरेखा हो, मानसिक स्थिति हो। लेकिन अब यहाँ पर दूसरे निबंधकार बताते हैं अंग्रेजी के, क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी के निबंधकार ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया। उनके निबंध इन आचार्य कसौटी पर भले ही खरे ना सिद्ध हो पर उनका भी अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही बड़ा नाम है। ठीक है, उस पद्धति का जन्मदाता कौन है, मार्टिन समझे जाते हैं। मार्टिन उस पद्धति के क्या समझे जाते हैं, जन्मदाता समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध मतलब क्या होगा, लिख दिया। अब जो मार्टिन है उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा और उसी को ही लिख दिया निबंध में। ठीक है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं और जो हम खुद देखते हैं, जो सुनते हैं, अपने मन के विचार उसमें लिख देते हैं, जो भी कुछ देखते हैं अपने आसपास। तो ऐसे जो निबंध होते हैं, जो ऐसी रचनाएं होती हैं, उनमें ये विशेषता होती है कि वह स्वच्छंद रचनाएं होती है। स्वच्छंद मतलब बोल सकते हैं कि जिनमें कोई बंधन ना हो, मतलब ना तो व्याकरण की कोई रूल्स हो, ना मुहावरे यूज करने, ना अलंकार यूज करने हो, मतलब सिर्फ स्वच्छंद स्वच्छ मन के भावी हो, कुछ ज्यादा घुमा फिरा के ना यूज करना हो, मतलब ठीक है। वही उनमें ना कभी कोई उदात्त कल्पना रहती है, ना मतलब उसमें कभी कोई गहरी कल्पना रहती है। बोलते हैं ना कि जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। तो ना तो उसमें कवि की कोई गहरी रचना होती है, ना आख्यायिकी की लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञ की गंभीर विवेचना, और ना ही उसमें लेखक की कुछ छोटी दृष्टि होती है, और ना ही जो लेखक के जो आपस में वार्तालाप होते, जो बातचीत होती है, ना उनकी कोई विवेचना होती है। क्लियर, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। उस निबंध में लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। मतलब अगर हम निबंध में मुहावरे इन सबको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मन के विचारों को जो हम देखते हैं अपने आस उससे रिलेट करके लिखते हैं, तो उसमें जो लेखक लिखता है ना, उसमें उस लेखक की सच्ची अनुभूति होती है, जो उसने फील किया होता है, उसने देखा होता है, वही वो लिखता है। और उस निबंध में खुशी भी होती है, उल्लास मतलब खुशी भी होती है। ये निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपने भाव को ग्रहण करते। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिख दूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। अब वो ये बोलते हैं कि जो हम अपने आसपास जो चीज देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसी निबंध को लिखते हैं, तो उसमें ना तो कोई मानसिक स्थिति होनी चाहिए कि हाँ भाई अब हमको तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा। बस वो है कि विषय पता चला, जो भी मन में आए विचार उसको लिख दिया। क्लियर। लेकिन अब बोलते हैं कि भाई इस पद्धति से मुझे अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिख दूं। अब बोलते हैं कि ना तो मुझको रूपरेखा तैयार करनी आती है ना, कि निबंध को लिखने से पहले मैं रूपरेखा तैयार कर लूं, तो मुझको यही पद्धति अपनानी होगी कि भाई जो भी मैंने देखा अपने आसपास उसी को निबंध में लिख दूं। लेकिन वो ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, है ना, एक निबंध ना लिखना, मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। तो आगे क्या बोलते हैं कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी है। अब यहाँ पर अमीर खुसरो जी की बहुत ही अच्छी कहानी, ध्यान सुनिएगा। अमीर खुसरो की कहानी याद आई कि एक बार उनको प्यास लगी थी, तो वो कुएं पास गए थे, तो वहां पर बहुत सारी औरतें थी। तो वो बोलती हैं कि जो अमीर खुसरो है वो क्या बोलते हैं, हिंदी पद साहित्य के बोल सकते हैं, बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं ना। तो वो क्या बोलते हैं, औरतें बोलती है कि भाई तुम तो भाई कवि हो, तो पहले तुम हमको एक कविता सुनाओ, किसके ऊपर, खीर के ऊपर, उसके बाद मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। उसके बाद दूसरी औरत बोलती नहीं नहीं तुम भाई चरखे के ऊपर कविता सुनाओ तभी मैं तुमको पानी पिलाऊंगी। तीसरी बोलती कि हाँ नहीं नहीं भैया कुत्ते के ऊपर सुनाओ तब हम तुमको कभी वो पानी पिलाएंगे। चौथी बोलती कि नहीं नहीं ढोल पर सुनाओ तभी मैं तुमको पानी पिलाऊंगी। तो चारों औरतें उनको कविताएं सुनाने को बोलती हैं कि पहली बोलती कि भाई तुम खीर पे सुनाओ, दूसरी बोलती कि तुम चरखे पर सुनाओ, तीसरी बोलती कुत्ते पर कविता सुनाओ, और चौथी बोलती कि ढोल पर सुनाओ। अब अमीर खुसरो जी भाई क्या थे, अच्छे निबंधकार थे, वो उनको कविता अच्छी आती थी। अब वो किस तरीके से कविता सुनाते हैं कि चारों कविताओं को एक ही में बना देते हैं, मतलब चारों कविता उनको सुननी होती तो वो एक ही करके नहीं सुनाते, वो चारों कविताओं को एक कविता बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे, वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की और दूसरे ने चरखे पर।
तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान तो उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। मतलब उन चारों की कविताओं को मिलाकर के एक कविता बना दी और चारों को भाई मतलब क्या बोलते हैं वो खुश हो गए। तो कविता क्या लिखी थी कि खीर पकाई जतन से, क्या लिखा है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। अब उन्होंने चारों की कविताओं को एक ही में ही बता दिया कि भाई खीर पकाई अच्छे से, मतलब जतन मतलब होता अच्छे से, उसके बाद चरखा चलाने लग गई वो और कुत्ता आ गया और वो खीर को खा गया और तू भाई बैठी उठी ढोल बजा रही है। तो उन्होंने चारों औरतों की जो कविता थी वो एक ही में कंप्लीट कर दी। तो ऐसे उनको कुछ लिखना है, उनके पास 2 निबंध है, टाइम भी कम है और दोनों निबंधों को एक ही में करके लिखना है कि दोनों निबंध भी लिख जाए और उनका काम भी जो टाइम भी बच जाए उनका। तो अब वो बोलते हैं कि मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, कि जो अमीर खुसरो तो उनमें भाई प्रतिभा थी कि वो बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सारे टॉपिक को रिलेट करके लिख देते थे। जैसे यहाँ पे 4 टॉपिक को 2 लाइन में रिलेट करके लिख दिया है। तो बोलते हैं कि मुझ में अमीर खुसरो से प्रतिभा नहीं है, मैं उनके जैसा जानकार नहीं हूँ इस पद्धति से, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी क्या कठिनाई आधी रह जाती। लेकिन इसको अपनाने में जो ये अपनाते थे कि बहुत शॉर्ट में 3-4 टॉपिक को एक ही में करके लिख देना, तो इससे मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा। क्यों ना मैं एक ही टॉपिक को, दोनों टॉपिक को एक ही में करके लिख दूं। तो बोलते हैं कि मैं भी इनके जैसे ही एक ही टॉपिक पर दोनों विषयों को समावेश कर दूंगा, मतलब एक ही निबंध लिखूंगा और उन दोनों के टॉपिक उसी में ही मैं समा दूंगा, मतलब एक निबंध में दोनों टॉपिक के टॉपिक आ जाने चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं कि इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं कि एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार दो। ढेले मतलब क्या होता है, एक ही तीर से 2 निशाने। तो भाई बोलते हैं कि निबंध भी लिख जाएंगे दोनों, टाइम भी बच जाएगा और एक निबंध और छोटा भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से वो निबंध को लिखना चालू करेंगे। यहाँ तक तो उन्होंने भाई अपनी कहानी, उनको पता नहीं थी कि भाई इसमें निबंध कैसे लिखना है ना, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, क्योंकि दूर का ढोल सुहावने पर भी कभी निबंध लिखने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था, उनके बारे में उनको कुछ पता था। तो यहाँ पर वो क्या पढ़ रहे थे कि विद्यमान कैसे लिखते थे। अब यहाँ पर वो अमीर खुसरो की रचना को और जो दूसरे हमारे इंग्लिश के राइटर थे मॉल्टन जी, कि जो कुछ भी देखा उसी को लिखो और ना ज्यादा मुहावरे यूज करो ना लोग, मतलब सिंपल तरीके से लिखो। और अमीर खुसरो जी मतलब कि 3-4 कविताओं को एक ही में समा देना, मतलब बहुत सारी चीजों को एक ही में रिलेट करके लिख देना। तो ये दोनों को मिला कर आप निबंध लिखते हैं तो देखिएगा भाई किस तरीके से निबंध लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधारो, इन दोनों टॉपिक को मिलाकर के वो एक निबंध लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखते हैं बस आपको ये देखना है। अब यहाँ से वो भाई निबंध लिखना चालू करते हैं। तो क्या लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्या दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है। जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनकी कर्कशता मतलब क्या होता है, कठोरता। क्या कर्कशता मतलब क्या होता है, कठोरता, क्योंकि जो उनकी कठोरता है वो दूर किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है ना। बोलते हैं भाई दूर के ढोल सुहावने, तो उनकी जो कठोरता है वो दूर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। वो बजाते हैं ना दम 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 धा ऐसे बजाते हैं जो, तो उनकी जो कठोरता है ना वो दूर तक नहीं पहुंचती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं तब दूसरे किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही सब मधुरता का संचार कर रहे होते हैं। मतलब अगर हमारे आसपास, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर हमारे आसपास कोई ढोल बजा रहा है कि तदक दम दिन धा है ना, तदक दम दिन धा, तो कोई ढोल को बजा रहा है तो जो वहां पर उसके पास व्यक्ति बैठा है तो उसको बहुत ही मतलब बुरा लगता है कि पता नहीं क्या भाई फट फट रहा है ये, है ना। तो बड़े कान उनके फटते रहते हैं, उनको बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि कठोरता उनके कान में पहुंच रही है। लेकिन उसी समय जब वो ढोल बज रहे उसी समय कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति नदियों के पार शाम के समय बैठा अपनी प्रिय को भाई याद कर रहा है तो उसको वही ढोल की जो आवाज बहुत ही मधुर लगती है। समझ में आई बात। वो ये बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी जो कर्कशता, उनकी जो कठोरता है वो दूर व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। जब हम कहीं ढोल बज रहा होता है और उसके पास हम बैठते हैं तो जो व्यक्ति उसके पास बैठा हुआ है तो उसके कान में फट सकते से कान उसके फटे जा रहे हो, लेकिन उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति किसी नदियों के पार बैठा है तो संध्या के समय उसी समय अगर वो सुन रहा है तो उसको वही आवाज क्या मधुर लगती है। ठीक है, अब आगे लिखा कि ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव को चित्र अंकित कर लेता है। और जो व्यक्ति दूर बैठा हुआ है तो वो जब आवाज सुनता है तो उसको लगता है कि इसके साथ किसी का विवाह हो रहा होगा, लगता है कि शायद जो बड़ी की चाची है ना उसके बिटिया का साथ शादी वादी हो रहा होगा। तो ऐसे अपने अंदर विचार करते हैं। आपने भी किया होगा कि अगर कहीं दूर अगर डीजे वीजे बज रहा है, ढोल बज रहे हैं तो आप सोचते हैं भाई यहाँ लगता है कि उनका शादी है शायद, तो ऐसे मतलब अपने मन में विचार करता है।
और कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी रज्जु से, कोलाहल मतलब क्या होता है, मधुर ध्वनि से, मधुर ध्वनि से पूर्ण घर में एक कोने में बैठी हुई किसी रज्जु से नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। और वह ये भी मन में कल्पना कर लेता है कि लगता है कि वो जो बड़की बुआ है ना, उनके घर में उनकी बहुरिया आई है भाई, है ना। तो वो अपने मन में कल्पना करता है जब उसको ढोल सुनाई देते हैं दूर बैठे हुए व्यक्ति को, कि लगता है कि भाई वो मन में विचार कर, लगता है भाई इनकी शादी हो रही है, या फिर कोई सोचता है कि लगता है कोई बहुरिया आई है भाई, ठीक है। तो ये इसमें बोला है। अब लज्जा से नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद मतलब क्या होता है, दुख से युक्त हृदय कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देता है। अब देखिए, कोई भी जब लड़की जाती है भाई तो उसको दुख तो होता ही है, लेकिन वो खुशी दुख दोनों होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि उस नववधु के प्रेम में, क्या उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से हृदय के कंपन, प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से हृदय के कंपन बोल की कर्कश ध्वनि अर्थात जो कठोर ध्वनि है वह मधुर बना देता है। अब यहाँ पर क्यों मधुर बना देता है, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उसी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए भी वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि पहले तो उन्होंने बोला कि जो दूर के लोग होते हैं उनको मतलब जो ढोल की जो क्या बोलते हैं कठोरता है वो अच्छी लगती है, लेकिन जो पास के व्यक्ति होते हैं उनको अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत मतलब बुरी नहीं लगती है, और दूर के लोगों को तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कहीं शादी विवाह होता है तो जहीं वो ढोल बज रहे होते तो वहां पर जो लोग होते तो उनको अच्छा लगता है ना। आपने देखा कि कभी शादी विवाह होता है तो अगर वहां पर ढोल वोल बज रहे हैं, डीजे वीजे बज रहे तो वो भी हमको अच्छा लगता है। दूर के लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन पास के लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई उस ढोल से उनका काम है। अगर ढोल बाजे नहीं बजेगा तो ब्याह कैसे होगा, आनंद कैसे आएगा। तो ये यहाँ बोलते हैं कि जब कोई स्त्री या फिर किसी की शादी वादी होती है तो जब ढोल बजते तो वो उनको समीपस्थ लोगों को भी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर इसका गहन अर्थ क्या है सुनिएगा। इन्होंने बोला कि दूर के ढोल सुहावने होते क्योंकि उनकी जो कठोरता है वो दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति पास में होता है उसको वो बुरे लगते हैं, लेकिन जब किसी की शादी विवाह होता है तो वहीं पर जो लोग पास में होते हैं उसको वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोई हमारे पास में एक व्यक्ति रह रहा है जो बहुत ही बुरा है, क्या बहुत ही बुरा है, तो वो हमें बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन वही व्यक्ति, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है मेरे बगल में रहता है तो मुझे इसकी बुराइयां पता है, ठीक है, तो ये मुझे बुरा लगेगा। लेकिन इस व्यक्ति से जो इसके लोग दूर रहते हैं उसको क्या पता कि भाई ये बुरा है, तो उसकी नजरों में ये व्यक्ति अच्छा होगा। दोबारा समझिए कि यहाँ एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, मुझे इसकी बुराइयां पता है कि मैं दिन रात इसके साथ रहती हूँ तो मुझे इसकी बुराइयां पता है, तो ये मेरे लिए बुरा है। लेकिन इसकी बुराइयां दूर वाले व्यक्ति को तो नहीं पता ना, तो उसके लिए तो वो व्यक्ति अच्छा ही है। इसी प्रकार ये होता है कि जब, लेकिन ये जो व्यक्ति बुरा है तो मेरे लिए बुरा है, लेकिन अगर भाई ये हमारे बख्शी जी क्या बोलता है कि अगर इससे इस बुरे व्यक्ति से अगर मुझको काम है तो यही बुरा व्यक्ति मुझे अच्छा लगने लगेगा। जो पहले ये व्यक्ति मुझको बुरा लगता था तो अब वो मुझे अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मुझे इससे काम, बोलते हैं ना कि काम पढ़ने पर भी 1 गुण 100, क्या बोलते हैं मतलब 1 गुण 100 अवगुण के बराबर होता है। अगर 1 गुण है उसमें तो 100 अवगुण भी भाई समाप्त कर दिया जाता है, उससे काम है। तो वही बोला है कि अगर दूर के ढोल सुहावने होते, मतलब अगर दूर व्यक्ति को उसकी कर्कशता पता है, मतलब उसकी कठोरता पता ही नहीं है, इसलिए वो उनको अच्छा लगता है। लेकिन वही ढोल से जब हमको काम होता है, उसकी शादी हम उसको यूज किया तो वही हमको अच्छा लगता है। तो उद्देश्य क्या है इसका कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसकी बुराइयों को वही जान सकता है, वो उसी के लिए बुरा है जिसके साथ वो रहता है। जो दूर उससे व्यक्ति उसको तो पता ही नहीं है, लेकिन जब जिसके लिए वह बुरा, अगर उस व्यक्ति को उससे काम है, अगर मुझे उस व्यक्ति से काम है तो भाई वो कितना भी बुरा क्यों ना वो मुझको अच्छा लगे। दूर के लिए तो वो अच्छा है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसका कठोरता क्या है, इसका में क्या अवगुण है, लेकिन वो मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे उससे काम है। तो यहाँ पर हमने दूर के ढोल सुहावने होते हैं इसकी व्याख्या कर दी है। अब इसी टॉपिक में वो रिलेट करके बताते हैं समाज सुधार को भी। दूर के ढोल सुहावने होते इसी को रिलेट करके वो समाज सुधार की भी कविता लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। मतलब दूर के ढोल सुहावने होते हैं इसी को भी समाज सुधार, दोनों को एक ही निबंध में रिलेट करके लिखते हैं। तो अब वो क्या लिखते हैं कि जो तरुण संसार में, तरुण मतलब क्या होता है युवा, संसार के जीवन संग्राम से दूर है, मतलब जो युवा व्यक्ति है, जो युवा बच्चे हैं, जो अभी पता ही नहीं उनको भाई कि उनके पास जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है, मतलब जो जीवन का जो स्ट्रगल है, जो वो स्ट्रगल से भी बहुत दूर है। अभी तो आप लोग 10th में आओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, 12th के बाद आपको फिर अच्छी जिम्मेदारियां पता चलेगी, तब आप बोलोगे भाई जीवन कितना
बेकार है ना। तो उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। मतलब जो युवा व्यक्ति होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो संसार, जो जीवन है बहुत ही अच्छा है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था दूर हट गए। अब जो वृद्ध व्यक्ति मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो तरुणावस्था मतलब जो ना तो युवावस्था में, ना है जो बाल्यावस्था में, जो वृद्ध अवस्था में है, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जो अपना अतीत होता है, जो अपना पीछे का टाइम है, जो अपनी बचपन, जो अपनी युवावस्था का टाइम है, वो उनको बहुत सुख देता है। वे अतीत के का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत होता है। अब क्या बोलते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वो अतीत का सपना देखते हैं। जैसे जो तरुण लोग होते हैं, जो युवावस्था होते हैं, हम लोग आगे का सपना देखते हैं कि भविष्य में ऐसा, अभी 4G चल रहा है, फिर 5G आ जाएगा, फिर 6G आ जाएगा। ऐसा होता ना कि अभी चार्ज लगा के फोन को चार्ज करते हैं, फिर वायरलेस वाला फोन आ जाएगा। तो मतलब हम लोग को जो भविष्य का सपना देखते हैं वो हमको बहुत सुखद मिलता है, मतलब बहुत सुख देता है कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको जो अतीत होता है वो उसके सपने देखते हैं, उनको अपना अतीत अच्छा लगता है। और जो युवा अवस्था होती है, जो युवा लोग होते हैं, उनको भविष्य अच्छा लगता है। तो यही बोला है कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे बूढ़ों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। वर्तमान से भाई कोई संतोष नहीं, वर्तमान में किसी को संतुष्टि नहीं है। जो युवा लोग हैं वो सोचते हैं कि जो ये वर्तमान है वो कब भविष्य बन जाए। मतलब जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हम देखना चाहते हैं भविष्य में, वो भविष्य हमारा वर्तमान बन जाए। तो वर्तमान उनको बेकार आता है, वो चाहते हैं कि जल्दी से भविष्य में जो भी हम सोच रहे हैं वो हो जाए। ठीक वैसे ही जो वृद्ध अवस्था में जो लोग होते हैं, उनको अपना अतीत अच्छा लगता है, उनका वर्तमान उनको अच्छा नहीं लगता। वो सोचते काश ये पल जो हमारा बीता पल था वो हमें मिल जाए, और ये जो वर्तमान में हम चल रहा है वो हट जाए। तो दोनों को मतलब वर्तमान से कुछ भी दिक्कत नहीं है, वर्तमान से कुछ मतलब ही नहीं है उनको, वर्तमान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस जो वृद्ध अवस्था में जो लोग वृद्ध होते हैं उनको लगता है कि ये वर्तमान हटके अतीत में हम चले जाएं, और जो युवा अवस्था के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये वर्तमान हटके हम भविष्य में चले जाएं। ठीक है, यही बोला है कि दोनों को संतोष नहीं होता है वर्तमान से, भविष्य का वर्तमान में लाना चाहते हैं। जो तरुण अवस्था में जो लोग होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, वो वर्तमान को भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। और जो बुढ़ होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। मतलब अब यहाँ पर देखिए वो दूर के डोर सुहावना, तो इसको रिलेट कर रहे हैं। क्यों कि अगर हम लोग हैं तो हमारा भविष्य अभी दूर है, अभी तो नहीं है, तो हमें वो भविष्य अच्छा लग रहा है। और जो बूढ़े लोग हैं उनके जो अतीत है वो भी निकल गया, तो वो भी बहुत दूर, अब तो वो वापस आ नहीं सकता है। तो दोनों के लिए दूर की चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन उनको वर्तमान से कुछ मतलब नहीं है। तो उसी को रिलेट करके वो समाज सुधार का भी टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि दूर के डोर सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता किसी को पता नहीं रहती है, इसलिए वो सुहावने होते हैं। तो जो हम हैं, हमें भविष्य कुछ पता नहीं है, तो हम वर्तमान को भी एंजॉय नहीं कर रहे, हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। उनको भविष्य का सुखद मिलता है, वो सोचते हैं कि भविष्य हमारा इतना अच्छा हुआ। तो यही कि भविष्य उनके लिए दूर है, और जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए अतीत दूर है। तो यही बोला है कि जो युवा लोग होते हैं उनके लिए भविष्य उज्जवल होता है, वो भविष्य को अपने वर्तमान में लाना चाहते हैं। और जो वृद्ध लोग होते हैं वो अपने अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं। क्लियर। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षण। जो तरुण होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, वो क्रांति के लिए करते हैं, मतलब क्रांति के लिए मारपीट कर देते हैं, क्रांति वगैरह करते हैं। और वहीं जो वृद्ध लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो सभ्यता, अपनी संस्कृति, उसको गौरव को बचा कर रखते हैं। वो अपने टाइम पर भी अपनी संस्कृति गौरव को बचा कर रखते थे, उसी के साथ चलते थे, सभी का आदर सम्मान करना। और अभी भी वे अपने गौरव को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी संस्कृति को संरक्षण करके रखते हैं, उसको बचा कर रखते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है। और इन्हीं के कारण ये युवा और जो वृद्ध लोग, इन्हीं के कारण जो वर्तमान है बहुत दुख रहता है, मतलब बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि इनको वर्तमान से कोई मतलब ही नहीं रहता। वर्तमान से वो दुखी रहते हैं। वो सोचते हैं, जो युवा है वो सोचते हैं कि भविष्य आ जाए, और जो वृद्ध लोग सोचते हैं कि जो हमारा पास्ट निकल गया है वो आ जाए। लेकिन दोनों को प्रेजेंट से कुछ मतलब ही नहीं है। इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। और इसीलिए जो वर्तमान काल जो चलता है वो हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। वो क्यों? क्योंकि लोग इसमें सुधार करते हैं। अगर आज हमारे लिए जो वर्तमान में हमें वर्तमान बुरा लग रहा है, भविष्य की चिंता हो रही है ना। हमें जब हम भविष्य में आएंगे तो हमें अपने अतीत की चिंता होगी, मतलब वर्तमान बुरा ही रहेगा। वर्तमान में हमेशा सुधार होता है। अगर आज हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं, जब हम भविष्य में हमारे पास होगा तो उस समय हम अपने अतीत की चिंता करेंगे, लेकिन वर्तमान से कुछ मतलब ही नहीं। तो जो वर्तमान में हम हैं तो उसमें सुधार ही होता रहता है। हम सोचते हैं कि इसमें कितना सुधार हो जाए, इसलिए बोला है कि जो वर्तमान काल है वो सदैव सुधारों का काल ही बना रहता है। अब यहाँ पर समाज सुधार भी ले रहे हैं,
क्या लिखा है, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ है जब सुधारों की आवश्यकता न हुई है। और बोलते हैं कि जो मानव जाति है उसके काल में, मतलब जो युग चल रहा है उसमें कभी भी ऐसा कोई काल नहीं हुआ जहां पर सुधार काल ना हो। मतलब अगर आज सुधार हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं, ये हमारी सोच में अच्छा है आज अच्छा, लेकिन आने वाली जो जनरेशन आएगी उसके लिए वो बेकार होगा, उसमें फिर वो सुधार करेगी। क्लियर, समझिए कि बोल रहे हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। मतलब अभी भी सुधार चल रहा है और आने वाली जनरेशन है वो और सुधार करेगी, उससे आने वाली जनरेशन है वो और सुधार करेगी। मतलब आज जो हमारे लिए अच्छा है वो आने वाले के लिए बुरा होगा, तो वो उसमें सुधार करेगा। तभी तो आज तक कितने सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? इसीलिए कितने सुधार करने वाले व्यक्ति आए, वो चले भी गए, लेकिन वर्तमान तक भी सुधार नहीं हुआ। वो सुधार करके चले, सुधार मतलब क्या होता है, जो सुधार करते हैं, ठीक है। तो वो कितने सुधार करने वाले आए, चले गए, लेकिन अभी भी वर्तमान का सुधार चल रहा है। जो कुछ भी वो सुधार कर गए थे तो वो उनके लिए अच्छा था, लेकिन अब जब हम आए तो हमारे लिए वो बुरा, तो हम उसको सुधारने में लगे हुए हैं। अब हमसे आने वाली जनरेशन आएगी वो उसको सुधारने में लगेगी। तो मतलब वर्तमान हमेशा सुधार का ही काल होता है, इसमें सुधार हमेशा चलता ही रहेगा। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधार को करना समाप्त नहीं होती। मतलब ये सब जो लोग हैं इन्होंने सुधार किया था, लेकिन सिर्फ इतने ही सुधारक नहीं है, और भी सुधारक थे। तो इनकी जो गणना वो कभी खत्म नहीं होगी, ना आगे समाप्त होगी। जितने आएंगे वो अच्छा करेंगे, उसके बाद जो आगे वाले लोग आएंगे वो उसमें और सुधार लाएंगे। तो सुधार की जो गणना है, सुधारक की जो गणना वो कभी समाप्त नहीं होती है। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। जो सुधारक व्यक्ति होते हैं वो हर एक गाँव में, हर एक गांव में, हर एक स्टेट में, हर एक जिले में होते हैं कि हाँ भाई अब इसमें ये सुधार करना चाहिए, और उसमें वो सुधार करते भी हैं। लेकिन वो उस समय जो सुधार करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। अब जब वो चले जाएंगे, उसकी जो आने वाली जनरेशन आएगी तो वो उस चीज में वो और सुधार करेगी। तो सुधार तो होना ही है, भले वो कैसे भी हो। आज हमारे लिए जो अच्छा है वो आने वाले लोग के लिए बुरा होगा, तो वो उसमें सुधार करेगी। तो ये बोला है कि सुधारकों का जो दल है, सुधारकों का जो समूह है वो नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए चित्त उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार भी होते हैं। मतलब ये सही कि भाई आगे चल के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र भी होंगे, है ना, तो उसमें सुधार होता है और नए नए सुधार भी होते हैं और सुधारक भी होते हैं। तो आगे क्या लिखा है कि ना दोष अंत है और ना ही सुधारकों का, ना तो दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का। मतलब ना तो जो सुधारक है उनका कभी अंत होगा और ना ही दोषों का अंत होगा। आज यहाँ पर क्या बात की गई है कि आज हम जिस चीज का सुधार कर रहे हैं, है ना, आज जो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं वो आने वाले जनरेशन के लिए दोष बन जाएगा। क्या दोष बन जाएगा, वो उसमें सुधार करेगी। और फिर जब वो वृद्ध अवस्था में आएगी तो जो उसकी आने वाली जनरेशन है वो उसमें सुधार करेगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पेरेंट्स है तो उन्होंने जो अपने टाइम में सुधार किया वो उनके लिए अच्छा था, लेकिन हमारे टाइम में वो क्या बन गया, दोष बन गया। तो हम उसमें और सुधार कर रहे हैं। अब जब हम बूढ़े होंगे, हमारी आने वाली जनरेशन आएगी, तो जो हमने सुधार किया है वो उनकी दोष बन जाएगा, तो वो उसमें सुधार करेंगे। तो जो सुधार का क्रम है वो चलता आ रहा है और जो दोष का क्रम वो भी चलता आ रहा है। जो बीत गया उनके लिए दोष है और जो आ रहा है उनके लिए वो, जो बीत गया उनके लिए वो सुधार था और जो आ रहे हैं उनके लिए क्या है, वो दोष है। तो सुधारों का और दोषों का ये क्रम हमेशा चलता ही रहेगा। आज हमारे लिए जो हमारे लिए है वो क्या है, मतलब दोष है, ठीक है। अब जब इसको हम सुधारेंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, फिर वो उसको सुधारेगी। तो यही इसमें बोला है कि ना तो दोषों का अंत है ना ही सुधारों का अंत है। जो कभी सुधार थे वे आज सभी दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। इसलिए यह जीवन प्रगतिशील माना गया, मतलब दिन पर दिन इसकी प्रगति हो रही है, क्योंकि जो आज दोष, जो कभी सुधार था, मतलब जो कभी ठीक था, जैसे पिछले टाइम में जो हमारी जनरेशन निकल गई है ना, जो हमारे दादा दादी थे, जैसे उनके टाइम में जो सुधार थे वो आज हमारे लिए दोष बन गया है, ठीक है। और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। मतलब दोष हमेशा ही रहेंगे, उनमें सुधार होता ही रहेगा। जो हमारे टाइम में अच्छा है वो दूसरों के टाइम में बुरा होगा, वो उसमें सुधार करेंगे। हमारा जो टाइम निकल गया है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने जो सुधार किया वो हमारे लिए दोष है, वो हमको अच्छे नहीं थे, इसलिए हम उसमें सुधार करते हैं। यही बोला उन्होंने कि जो आज कभी सुधार था वो कभी दोष बन जाएगा और जो दोष है वो कभी सुधार बन जाएगा। तो ये सुधार का और दोष का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहेगा। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। जो हिंदी है उसमें प्रगति मतलब निरंतर जो है साहित्य का सुधार हो रहा है, दिन पे दिन मतलब उन्नति कर रहा है।
उसके निर्माता, जो इसके निर्माता हिंदी साहित्य के, वो यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का पूरा गौरव निहित है। मतलब उन्होंने जो हिंदी साहित्य के जो निर्माता है, उन्होंने जो हिंदी साहित्य लिखी है उसमें वो ये सोच रहे हैं कि जो भी उन्होंने लिखा है पूरा भविष्य में से कभी सुधार नहीं होगा। मतलब पूरे भविष्य का जितना भी पूरा इन्होंने इसमें लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये आज लिख रहे हैं उसमें वो अपने हिसाब से सुधार लिख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पूरा हिंदी साहित्य का जो गौरव उसमें समाया हुआ है, लेकिन नहीं, आने वाले टाइम में उसमें भी सुधार होगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से तो सही लिख रहे हैं कि इसमें पूरा भविष्य सम्मिलित है, लेकिन नहीं, वो आने वाले टाइम पे उस पर भी सुधार होगा। ये लिखा है कि कुछ समय के बाद उनका यह साहित्य में अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत की गौरव का सपन देखेंगे। मतलब आज जो व्यक्ति भविष्य का सपना देख रहा है, ठीक है, वो कुछ ही समय बाद जब वो वृद्ध अवस्था में आएगा तो वही व्यक्ति क्या, अतीत का सपना देखेगा। मतलब आज जो हमारे लिए अच्छा है, जब हम उस एज में आएंगे, जब आगे बढ़ेंगे, तो वही हमारे लिए बुरा हो जाएगा। आज हम इसका भविष्य का सपना देख रहे हैं क्योंकि हम इस एज, हम युवा एज में है, तो आज हम भविष्य का सपना देख रहे हैं कि हमारा भविष्य इतना उज्जवल होगा, हमें भविष्य से बहुत लगाव है। लेकिन जब हम आगे एज आएंगे, हमारे बूढ़े होंगे, तो वह भविष्य हमको बुरा लगेगा, हम फिर अतीत के सपने देखेंगे। तो जो आज हमारे लिए अच्छा है वो आने वाले समय में बुरा होगा। तो ये इन्होंने बोला है कि जो आज तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का सपना देखेंगे। मतलब जो आज भविष्य का सपना देख रहे हैं वो बूढ़े होकर के अपने अतीत का सपना देखेंगे कि हमारा अतीत कितना अच्छा था। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। और जो हम हैं, मान के चलिए हम अतीत का क्या बोलते हैं, भविष्य का सपना देख रहे हैं, और जब हम बूढ़े होंगे तो हम अब अतीत का सपना देखें, और हमारे जगह पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो आ जाएगी, फिर वो भविष्य का सपना देखेगी, उनके लिए भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो ये सुधार और दोष का जो क्रम है ये हमेशा चलता ही रहेगा। जो आएगा वो उसमें और सुधार करेगा, जो उससे आगे आएगा वो उसमें और सुधार करेगा। जो भविष्य का सपना देखेगा दोनों की ही स्वप्न सुखद हो जाते हैं। मतलब क्या बोला है कि हाँ, मतलब जो भविष्य का सपना देखेगा दोनों के स्वप्न सुख हो जाते हैं। मतलब जो भविष्य का सपना देख रहे हैं उनको भी सपना देखना उनको अच्छा लगता है, और जो अतीत का सपना देख रहे हैं मतलब दोनों ही सुखद देने वाले, दोनों को सुख प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अतीत के सपने देख रहा है और जो युवा व्यक्ति है वो भविष्य के सपने देख, लेकिन दोनों है दूर। ना तो वो प्रेजेंट को छोड़ करके तुरंत भविष्य में जा सकता है, और ना ही जो प्रेजेंट में छोड़ करके जो बूढ़ा व्यक्ति वो तुरंत अतीत में जा सकता है। दोनों के लिए चीजें, भविष्य उसके लिए दूर है और बूढ़े के लिए, जो वृद्ध व्यक्ति उसके लिए उसका अतीत दूर है, लेकिन दोनों को अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो यही इन्होंने बोला है, दूर के ढोल इसलिए सुहावने होते हैं। तो देखिए भाई किस तरीके से इन्होंने निबंध को लिखा, आपको पता चला कि कहाँ दूर के ढोल सुहावने होते, समाज सुधार का मतलब दूर के ढोल सुहावने होते और समाज सुधार, दोनों को टॉपिक को एक ही निबंध में उन्होंने पूरा लिख दिया। तो ये होती है निबंध को लिखने की कला की बहुत ही कम शब्दों में दोनों टॉपिक को एक ही में लिखा जाए। तो यहाँ पर भाई ये अपना निबंध को कंप्लीट करते, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और देखिए इन्होंने भाई कितना चिंतन किया, कितना इन्होंने सोचा, कितना इन्होंने समझा कि कैसे निबंध को लिखा जाए। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि निबंध को भाई कैसे लिखे, कुछ पता ही नहीं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इतना अच्छा टॉपिक तो है नहीं कि इसमें 5 पेज लिख दे, और समाज और इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको 5 पेज में लिखा ही नहीं जा सकता, उसके लिए तो बहुत लंबा लिखना पड़ता है। तो पहले तो ये मनन करते हैं, समाज शास्त्र जो निबंधकार उन सब की बातें पढ़ते हैं कि कौन कैसे निबंध लिखता था, उसके बाद फिर जब उनको समझ आता है फिर वो अपनी कला दिखाते हैं निबंध लिखने की। तो वो दोनों ही टॉपिक को अमिता और नमिता, समाज सुधारो और दूर के ढोल सुहावने, दोनों टॉपिक को एक ही निबंध में लिख देते हैं और दोनों ही टॉपिक एक ही निबंध में आ जाते हैं। तो टाइम भी कम बचता है और अच्छे से समझ भी आ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। होप है कि आपको समझ आया होगा। और देखिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए अगर आपको पूरे बात भाई लाने हैं तो आपको लाइन टू लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझना होगा। इसकी व्याकरण इतना इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं, इतना कठिन नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगे। पद की व्याकरण थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही भाषा है इसमें, बस इसी भाषा को अपनी तरफ से रिलेट करके लिखना, मतलब अपनी तरफ से बना के लिखना होता है। जैसे एक लाइन तो एक लाइन को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, बढ़ा चढ़ा कर ये नहीं कुछ भी लिख दो, मतलब जो उसमें कहा गया है भाई। तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है। एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एकदम, है ना। और क्या बोलते हैं कि चैप्टर का नाम क्या लिखूं याद रखिएगा, और ये इनकी कुछ काव्य संख्या सब तो बात की बात है, जीएड पेज हम डिस्कस कर लेंगे। और पदुला पुनलाल बख्शी, इनका नाम भी आपको याद रखना क्योंकि 2 नंबर इसी का ही मिलता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या लिखूं टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सभी को थैंक यू। और उससे पहले एक बात बोलना चाहेंगे कि ज्यादा तक थोड़ा आज साइड हो जाए दम की, है ना, बढ़िया से एक अच्छी सी, ठीक है, जैसे एक ना एनर्जी वाली जोशफुल वाली एक साइड हो जाए, ठीक है।
तो सुनिएगा भाई ध्यान से कि यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाना, क्या यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाना, तरक्की पानी है तो संभल के जाना, शोर मत करना अपनी कोशिशों का, बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाना। ठीक है, तो ये छोटी सी शायरी थी, आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए जो भी अपना पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, टाइम बहुत कम है और क्या भाई फरवरी आने वाली है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर क्या बोलते हैं यहाँ से आ गया, कहाँ से कि लिखो भाई समास सुधारों से यहाँ तक दे दिया, आपको पता ही नहीं कि कहाँ से भाई लिया गया है, आपने लाइन ही नहीं पढ़ी होंगी कि पता नहीं कहाँ से दे दिया, और फिर बोलोगे हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एक एक लाइन को समझना और एक एक लाइन को अच्छे से अपने माइंड में मेमोरी, मतलब अपनी मेमोरी में फिट कर लेना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो चलिए फिर सबकी को टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।